हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इंग्लिश कंपटीशन एग्जाम विद एसएसपी में। लास्ट क्लास में हमने थॉमस हार्डी के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, वर्क, कॉजेज़ एंड इंट्रोडक्शन, और साथ में उनके जो ऑनर्स थे वो सब हमने इसमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था। वीडियोस काफ़ी शॉर्ट बनाई थी हमने, 7-8 मिनट में वो कंप्लीट हो गई थी। तो चलिए आज शुरू करते हैं इनका नेक्स्ट पार्ट, जो कि थॉमस हार्डी से ही रिलेटेड है, वर्क एट ग्लांस। ऐसा ही टोल्ड यू लास्ट क्लास कि ये जो पार्ट है आपका बहुत अच्छी तरह से आप देखेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। आप इसे अच्छी तरह से देखिएगा। और ये जो टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे हैं, इस टॉपिक से हो सकता है कि ये जो थॉमस हार्डी हैं वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। चलिए टॉपिक पे आते हैं। मॉडर्न एरा एंड विक्टोरियन एरा में क्या डिफरेंस है। एज आई टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो दैट द टाइम पीरियड बिटवीन 1500 टू 1945, देखिए 1500 से 1945, इट मीन्स कि 445 साल के बीच के जो टाइम पीरियड है उसे कहते हैं मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 16th-17th सेंचुरी में आई थी, और 15th सेंचुरी मीन्स कि ये आसपास की ही बात होगी, तो इसलिए इसे मॉडर्न एरा कह सकते हैं। वाइल द विक्टोरियन एरा इज लाइज बिटवीन 1820 से 1914 के बीच में हम विक्टोरियन एरा कहते हैं, क्योंकि रानी विक्टोरिया इसी समय उनका शासन रहा था, और बाकी जो उनके फैमिली मेंबर रहे होंगे वो बने होंगे। सो होप सो कि आपको मॉडर्न एरा और विक्टोरियन एरा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं कि थॉमस हार्डी ने क्या लिखा था। उससे पहले हम देखेंगे थॉमस हार्डी का मॉडर्न एरा और विक्टोरियन एरा से क्या डिफरेंस, क्या सिमिलर है। तो आप ये डेट देख सकते हैं। तो ये डेट वेरीफाई ये करता है कि एक तरह से ये इन पर इसका भी इफेक्ट पड़ा था। किसका इफेक्ट पड़ा था? मॉडर्न एरा का भी इफेक्ट पड़ा था, लेकिन इन्होंने जो भी चीज़ें लिखी थी विक्टोरियन एरा में लिखी थी। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। होप सो कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। नेक्स्ट है इनके, अब जो इन्होंने बुक्स लिखी हैं, जो इन्होंने राइटिंग्स लिखी हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। आपको पीडीएफ में भी सारा मिल जाएगा, और ये पीडीएफ में अगर आपसे ओपन नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बताइएगा, या आपको नहीं दिखता है वहाँ पे तो हम लोग यहाँ से सेंड करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। वो काफ़ी डिटेल में दिया है हमने, तो यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट में लिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। चलिए टॉपिक पे आते हैं। अंडर द ग्रीनवुड ट्री। देखिए अंडर द ग्रीनवुड ट्री जो था वो थॉमस हार्डी ने लिखा था, और टेस ऑफ द अर्वर विलेज जो है ये भी उन्होंने ही लिखा था, और अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, इसके बारे में तो आज हम स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं। तो टेस ऑफ द अर्वर विलेज एंड अंडर द ग्रीनवुड ट्री, इस नाम की मूवीज़ भी आ चुकी हैं, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको वो ये चीज़ें यहाँ समझ नहीं आ रही तो आप उसका वहाँ देख सकते हैं, बस वो ट्रेलर है। तो होप सो कि आप उसको बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। चलिए टॉपिक पे आते हैं। अंडर द ग्रीन वुड ट्री। इस नॉवेल में क्या होता है? दिस नॉवेल इंडिकेट्स लव ट्रायंगल। ये नॉवेल जो है आपको लव ट्रायंगल को इंडिकेट करता है, यानी कि थ्री लवर्स होते हैं जो कि एक दूसरे से दे फॉल इन लव टू ईच अदर। फर्स्ट डिक डेवे, जो डिक डेवे हैं फॉल इन लव विद द स्कूल मिस्ट्रेस। और डिक डेवे जो हैं वो एक मिस्ट्रेस के प्यार में डूब जाते हैं, और ये वैसे ये आर्किटेक्चर होते हैं, और इनको बुलाया जाता है कि आप जो चर्च में कुछ प्रॉब्लम आ रही है उससे रिलेटेड कुछ काम कर दीजिए। तो वहाँ दे फेस and they saw a new mistress of the school that's name was Fancy. So they saw each other and fell in love. But there is another man, Shiner, एक और इंसान है जिसका नाम शाइनर है, who also love Fancy, वो भी इससे प्यार करते हैं। और एक पर्सन इसमें और है, वो भी इंक्लूडेड है, लेकिन कहते हैं ना कि ट्रू लव इज ट्रू लव। तो ये डिक एंड फैंसी क्या करते हैं? मैरिड सीक्रेटली, ये काफ़ी चोरी छिपे एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, और जब इनके फादर को पता चलता है तो फादर कहते हैं भाई मैं तो इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर ये लड़की क्या करती है जो फैंसी है, ही स्टॉप टू ईटिंग, खाना पीना छोड़ देती है, और जब खाना पीना छोड़ देती है तो उसके फादर पिघल जाते हैं, और इट बिकेम एन हैप्पी एंडिंग। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सॉरी, टेस ऑफ द अर्वर विलेज।
टेस्ट ऑफ द अर्बन विलेज वॉज रिटन इन 1891। इसमें टेस्ट जो है वो कैरेक्टर का नाम है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपको कैरेक्टर का नाम लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। टेस यहाँ पर एक कैरेक्टर का नाम है who belongs to a poor family and she is only 15 years old, but she was very poor and his parents sold her to a rich person to work as a maid। मीन्स कि उसके घर के काम के लिए वो उनसे खरीद लेता है कि भाई लाओ भाई मैं इसे घर पे ले आ रहा हूँ, मैं इसे काम वर्क करवाऊंगा, डोमेस्टिक वर्क करवाऊंगा। बट ही रेप्ड हर दैट ब्रोक हर कंप्लीटली। देखिए पहले तो वो पहले से ही गरीब होती है, परेशान होती है। सेकंड थिंग ये कि फादर ने अपने से अलग कर दिया, बिल्कुल वो टूट जाती है। और जब उसके साथ ये इंसिडेंट होता है तो उसके बाद तो बिल्कुल ही बिखर जाती है। तो उसके लाइफ में बिल्कुल लाइफ उसकी टूट सी जाती है। एट द एंड मीन्स कि आफ्टर सम टाइम हम ये देखते हैं कि उसे एक नई जॉब मिलती है। जॉब किस चीज़ की मिलती है? शी गॉट द जॉब ऑफ मिल्क मेड। मिल्क मेड की जॉब मिलती है उसे, एक फॉर्म पे जॉब मिलती है, वहीं पे एक लड़का भी वर्क कर रहा होता है। एंड दैट पर्सन लव्स हर एंड मैरिड हर। वो लड़का जो है उससे शादी करता है। बट वन डे हिज हस्बैंड कम्स टू नो अबाउट हर पास्ट देन ही लीव हर। बहुत ही सैड एंड है। एक दिन उसके हस्बैंड को उसका पास्ट पता चलता है तो वो कहता है भाई कि वी कांट लिव नाउ टुगेदर। तो वहाँ से उनका रिश्ता खत्म हो जाता है और यहीं पे ये नॉवल खत्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। इस नॉवेल को या इस स्टोरी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सेम इंसिडेंट कहीं ना कहीं एक नोन पर्सन के साथ हुआ है, बट वहाँ से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्चुअल में कहाँ तक चीज़ें हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी इसकी ये है कि इन दिस स्टोरी देयर इज़ अ गर्ल हु लव्स विद अ बॉय हु कम्स फ्रॉम अ लोअर सोसाइटी। लोअर सोसाइटी मीन्स कि गरीब घराने से आता है, बट ही हैड अ ड्रीम टू बिकेम हिज करियर एंड टू बिकम अ वाइज मैन एंड बिकम अ रिच पर्सन। बट व्हेन his fathers come to know that he was very poor or he is very poor, that he opposed of their relation and can we say that its result that both of them married to each other by court procedure, not family procedure। court procedure के कारण वो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। बट यहाँ क्या होता है कि एल्फ्रेड वीक जो है, एल्फ्रेड जो लड़की होती है उसका इरादा बदल जाता है और वो चाहती है कि अब मैं अपने घर लौट जाऊं। तो आप ये सोचिए कि ये कैसे पॉसिबल है। जिस इंसिडेंट के बारे में आपको बता रहा हूं वो यहाँ तक सेम इंसिडेंट है। और वो इंसिडेंट ये भी होता है कि वो लड़की अपने घर चली भी जाती है। तो ये अगर हम पर्सनली इस बात को सोचे तो व्हाट इज the meaning of the feelings, love and any other situation। तो इन चीज़ों का क्या मतलब रह गया। चलिए टॉपिक पे आते हैं। आप इसके लिहाजे से ये सोचिए कि यहाँ तक जो इसके कैरेक्टर हैं उन पर आपस में क्या बीत रही होगी। एज आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास कि ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था क्योंकि इन्होंने क्लिफ हैंगर का यूज़ किया। देखिए अभी तक हमें यही नहीं पता है कि आगे अब क्या होने वाला है। तो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, स्टार्टिंग से देखते हैं। इन दिस नॉवेल एल्फ्रेड लव्स स्टीफन। एल्फ्रेड जो है वो स्टीफन से प्यार करती है, हु इज़ पुअर बट एन एम्बिशियस मैन। ये गरीब है लेकिन एक एम्बिशियस मैन है। एम्बिशियस मैन मीन्स कि पॉजिटिव वे में जीता है, आगे बढ़ता है, सब कुछ अपनी जो लाइफ है वो पॉजिटिवली आगे की तरफ ग्रो करता है। इट सीम्स दैट ही हैड नो पेरेंट्स एंड ही हैड नो identification in the society, but he want to be something new and he want to make his name and make his fame and make his identity in the society। लेकिन सोसाइटी ऐसी करने दे तब ना, वो अपने आप को बहुत उभारना चाहता है, बनाना चाहता है, लेकिन सोसाइटी उसे ऐसा नहीं करने देती है। तो बेसिकली उसे लगता है कि एल्फ्रेड विल अंडरस्टैंड हिम, उसे समझेगी और उसे ये चीज़ जो लगता है तो ऐसा होता भी है क्योंकि वो शादी ही पूरी की
पूरी तरह से जब वो शादी ही हो जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा विश्वास आता है कि भाई चलो ये तो बहुत अच्छी बात है. सो फॉर हिज करियर, एम्बिशियस मैन फॉर हिज करियर, बीइंग अ पुअर एल्फ्रेड फादर अपोज टू दिस रिलेशन, एज आई टोल्ड यू, अपोज टू हिज रिलेशन, सो दे मैरिड बाय कोर्ट. बट नाउ एल्फ्रेड वीक, लेकिन अब जो है एल्फ्रेड का इरादा बदल जाता है. बदलता भी कब? आफ्टर मैरिज. इंडिया की लड़कियां तो कहीं कुछ होती हैं बेवकूफ, वहां की भी हैं, बहुत अजीब बात है. तो नाउ एल्फ्रेड वीक इन लव एंड डोंट वांट टू लीव विद स्टीफन. अब देखिए ये आ गया टर्निंग पॉइंट कि भाग के शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली, अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है. सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों के ही पेरेंट्स एक तरह से अब परेशान हुए हैं कि भाई बिल्कुल हमारे अगेंस्ट वर्क कर लिया, अब कर ही लिया तो साथ रहना चाहिए था. तो यहां पे ये चीज नहीं हुई है. शी डोंट वांट टू लीव विद स्टीफन. जस्ट देन, तभी उस समय पता चलता है स्टीफन को दैट ही हैव टू गो टू इंडिया फॉर जॉब. ये हमारे भारत की इसमें बात आई है. बहुत अच्छी बात है कि थॉमस हार्डी ने इंडिया वर्ड भी यूज किया है इसमें. इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती है. आई लव इंडिया. ओके, स्टीफन हैव टू गो टू इंडिया फॉर जॉब. देखिए ये एक क्रिटिकल कंडीशन थी कि उनको अपना करियर चुनना था या रिलेशनशिप चुनना था. ये बहुत ही हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आती हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा ऐसी सिचुएशन होती है कि थोड़ा सा जज कर पाना मुश्किल है कि किस स्टेप को हम आगे बढ़ाएं. इस सिचुएशन से रिलेटेड अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा. टॉपिक पे आते हैं. फॉर जॉब के लिए वो इंडिया चला जाता है. देन हेयर इज अनदर कैरेक्टर. अब एक दूसरे कैरेक्टर की एंट्री होती है इसमें. दैट्स नेम इज नाइट. नाइट की एंट्री होती है जो कि एक ओवर एज्ड पर्सन है जिसकी एज ज्यादा है, बट ही इज वेरी रिच पर्सन. वो एक अमीर आदमी है और ही वॉज ऑल्सो द फ्रेंड ऑफ स्टीफन. स्टीफन का दोस्त भी होता है. आई डिडंट मेंशन हियर बट यू कैन सी इन दिस इन द डेस्क PDF दैट इज सेंट इन डिस्क्रिप्शन. स्टार्टेड टू फ्लर्ट विथ हर. अब वो क्या करता है कि ये जो कैरेक्टर है एल्फ्रेड के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है. यानी कि एल्फ्रेड वॉज वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, सो ही स्टार्टेड टू फ्लर्ट इट. इन दैट टाइम ही ऑल्सो डिडंट नो दैट शी वॉज एंगेज्ड एंड एंगेज्ड विद हिज फ्रेंड. उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो उसके दोस्त के साथ ही एक तरह से इनडायरेक्टली ब्लफ कर रहा है या डिसीव कर रहा है. एंड दे एंगेज्ड, बट व्हेन ही कम्स टू नो, और ये दोनों एक दूसरे से एंगेज्ड यानी कि एक तरह से एंगेजमेंट जिसे कहते हैं मंगनी होना, वो कर लेते हैं. मंगनी हो जाती है इनकी. लेकिन जब उसे पता चलता है, व्हेन ही कम्स टू नो अबाउट हर पास्ट, जब उसको उसके पास्ट के बारे में पता चलता है तो एंगेजमेंट ही होती है, शादी नहीं करता है और उसे छोड़ के चला जाता है. देखिए बार बार इसमें वही टर्निंग पॉइंट आ रहा है, क्लिफ हैंगर. ये आपको वर्ड याद रखना है कि क्लिफ हैंगर का मतलब क्या होता है. कि अभी तक हम यहां पे थे, हमें पता ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है. सिचुएशन इतनी ज्यादा क्रिटिक होती जा रही है, कुछ इधर ऐसा हो रहा है कि हमने सोचा ही नहीं कि ऐसा कुछ होगा. और इसका एंड तो बिल्कुल ऐसा है, मैंने यहां मेंशन नहीं किया है, ये मैं ही आपको बताने वाला हूं. एंड ऐसा है दैट यू विल नॉट बिलीव कि ऐसा भी हो सकता है. चलिए टॉपिक पे आते हैं. नाउ एल्फ्रेड हैड बिकेम अलोन, सो मैरिड अ थर्ड मैन. अब जो एल्फ्रेड थी भाई, जो स्टीफन था वो अल्फ्रेड द्वारा नापसंद किया गया, और जो एल्फ्रेड थी वो नाइट द्वारा रिजेक्ट की गई. अब एल्फ्रेड ने क्या किया कि अपनी आत्मा को या अकेलेपन को दूर करने के लिए इसने थर्ड पर्सन शादी कर ली. उसका नाम था लग्जेलियन. इसने थर्ड पर्सन शादी कर ली, इसका नाम था लग्जेलियन. तो अब होता यह है कि आफ्टर दिस इंसिडेंट स्टीफन रिटर्न फ्रॉम इंडिया. इंडिया से वापस आता है एंड मीट द नाइट से मिलता है, क्योंकि उसको उसके बारे में पता चल जाता है कि भाई कुछ ना कुछ ऐसे गड़बड़ है, इनके बीच में एंगेजमेंट हुआ है. बट ही वॉज हैप्पी. खुश होता है कि यार इनकी शादी नहीं हुई है, अभी भी एल्फ्रेड मेरी ही है. बट they didn't know that she became
द मैरिड थर्ड टाइम, तीसरी बार शादी हो चुकी है, इन दोनों में से किसी को नहीं पता होता है। इवन वो ये सोचते हैं कि यार मुझे उसने इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं गरीब था, अब मैं अमीर हो गया हूं, अब मैं जल्दी से उससे जाके मिलूंगा। तो वो एक स्टीफन जो एक ट्रेन से जा रहा होता है, और साथ में ये जो नाइट है, नाइट भी कहता है कि यार उसका जो पास्ट ऐसा था, कोई बात नहीं ना, हम एज अ फ्रेंड बात कर सकते हैं, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना था, मुझे उससे जाके सॉरी बोलना है। तो नाइट भी उसी ट्रेन पे है, दोनों सेम ट्रेन पे हैं, लेकिन एट द एंड ये पता चलता है कि उसी ट्रेन पे जो एल्फ्रेड होती है उसकी डेड बॉडी होती है, और वो डेड बॉडी होती है, और ये चीज़ उन्हें भी नहीं पता होता है, और इसी के साथ ये प्ले खत्म होता है। दैट वॉज द एंडिंग ऑफ द शेक्सपियर स्टाइल। शेक्सपियर के स्टाइल में इसकी एंडिंग होती है कि स्पीचलेस एंडिंग, की आप आगे क्या बोलेंगे। थोड़ा आगे इंक्वायरी करने पता चलता है कि शी वॉज वेरी अपसेट टू हिज हर लाइफ। तो बेसिकली ये इसकी स्टोरी थी। होप्स हो कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक बार फिर से टॉपिक पे आते हैं। मॉडर्न एरा विक्टोरियन एरा क्या होता है, 1500 टू 1945 जो होता है वो मॉडर्न एरा होता है, और 1820 से 1914 तक जो टाइम पीरियड है वो आपका विक्टोरियन एज होगा। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, मैंने आपको बता दिया कि ये लव ट्रायंगल को वो करता है, जज करता है, जहाँ पे डिक और जो फैंसी है दे लव टू ईच अदर एंड वांट टू मैरिड, बट देयर इज अनदर कैरेक्टर whose name is Shiner, who also want to be married with the Fancy, but Dick and Fancy married secretly. In starting, her father was opposed to this marriage, but after when he agreed when she stops eating. बहुत ही अजीब सी ये स्टोरी, उसने खाना छोड़ दिया, वो मान के चलो अच्छी बात है, सारे फादर ऐसे हो जाएं। टेस ऑफ द अरवर विलेज, तो जो टेस ऑफ द अरवर विलेज है इसमें देखते हैं, एक्चुअल में इसकी स्पेलिंग में कोमा भी लगा है, वो आप पीडीएफ में देख लेंगे। टेस ऑफ द अरवर वैलीज का मतलब ये है कि टेस एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी पुअर गर्ल होती है, एंड शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, और उसके माँ बाप उसको गरीबी के कारण भेज देते हैं, जिससे भेज देते हैं वो इंसान उसके साथ कुछ गलत काम करता है, एंड शी नाउ वांट्स टू मूव ऑन फॉर हर लाइफ, बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी ऐसा इसमें दिखाया जाता है कि जो उसका मतलब जो फर्स्ट हस्बैंड है उसके बारे में भी ये पता चलता है कि इसके साथ कुछ पास्ट में हुआ तो वो उसे छोड़ देता है। तो ये भी एक तरह से सैड स्टोरी है। अब आते हैं पेयर ऑफ ब्लू आइज। ये काफ़ी लंबी स्टोरी है, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। इसमें मैंने जो आपको बताया था क्लिफ हैंगर का वर्ड का यूज़ किया गया है, उस टाइप की सिचुएशन यूज़ की है। होप्स हो कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसी के साथ थॉमस हार्डी का जो वर्क एट ग्लांस था वो टॉपिक खत्म होता है। होप्स हो कि आपको दोनों वीडियोस अच्छी तरह समझ में आई होंगी, जो हमने लास्ट में किया था, जो अभी किया था। इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से, इस नॉवेल से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर भेजिए। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, किसी न किसी टॉपिक से कनेक्टेड रहिए, और दिन में एक ना एक पॉजिटिव वर्क ऐसा जरूर कीजिए जिससे आपका या सोसाइटी का या आपके फ्रेंड्स का एक पॉजिटिव वे में फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।